कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। तो सर आज हम बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां बढ़ रही हैं। केसेस का जो तनासब है वो 12,000 से ऊपर हो गया है, 12,000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस पाकिस्तान में। और अब तो कुछ इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि जो कोरोना फैलाएगा उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जुर्माना भी आयद किया मरवा जाएगा। दिया तो ये तो डबल जेपर्डी है। जी, कुछ इस तरह की अभी हम खबरें सुन रहे थे। अगर हमारे पास वक्त हुआ तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मामले में। जो वो गत्थी है वो एक बार फिर से उलझ चुकी है। अफगान तालिबान ने इनकार कर दिया है कि वो अब मजीद किसी किस्म का जो डायलॉग है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, पहले मैं तो बल्कि आपसे ही माज़रत चाहता हूँ जी। और अपने नाज़रीन से भी, और एक तस्हीह करना चाहता हूँ क्योंकि कल आपने एक ज़िक्र किया था कि चाइना कुछ पाकिस्तान में वैक्सीन है उसका ट्रायल करना चाहता है। जी। तो मैंने कहा था ये ख़बर ठीक नहीं है। तो जब मैं घर वापस जा रहा था तो अपना ट्विटर हैंडल मैंने मतलब ट्विटर देखा तो उसमें हमारे जो डॉक्टर हैं, क्या नाम है, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनका ट्वीट था कि चाइना ने ऑफ़र की है कि इसको ट्रायल बेसिस से पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करें, लेकिन अभी पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने मज़ीद कुछ मालूमात मांगी हैं उससे मुतालिक, ठीक है। क्योंकि वो बड़ी एहतियात का मामला है। तो ये ना हो कि यहाँ पे वो ट्रायल टेस्ट होते होते और लोग अपनी जान से चले जाएं। तो बहरहाल ये आपकी जो इत्तला थी वो दुरुस्त थी। ठीक है। और मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ठीक है जी। जी। तो इसके लिए मैं मुआज़रत चाहता नहीं हूँ। सर, कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मुआज़रत जी जी, माफ़ी ये मांग तो ली। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ हॉट था। टॉपिक बना हुआ है। हम आप लोग डिस्कस ही नहीं करते हॉट टॉपिक्स, हम क्या करें। मैंने बल्कि करना चाहा था, लेकिन फिर ये है कि फिर लोग कहते हैं कि आप भी कंट्रोवर्सीज में खामखा वो। नहीं, कंट्रोवर्सीज़ की बात नहीं है, हम क्यों कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब एक बड़े जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान की, बड़े पॉपुलर बहुत हैं, ज़्यादा सुने जाते हैं यहाँ। मुकर्रर हैं, ज़बरदस्त तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ भी है और बड़ा ज़बरदस्त उनका बयान होता है और लोग पसंद करते हैं उनको और अच्छी बात है और वो अच्छी बातें भी करते हैं। बहुत से मामलात में हमें उनसे इख्तिलाफ भी है, हो सकता है या है भी, लेकिन बहरहाल लोग उनको इससे बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं है कि मामला हुआ क्या है हुआ। मौलाना तारिक जमील साहब, तो ज़रा बुनियादी वो तौर उसको पे तो बता वो दें। टेलीथॉन जो था ना, जिसमें परसों हुआ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो रिलीफ फंड है कोरोना वायरस के हवाले से, वहाँ टेलीथॉन था एक, तो उसमें मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ुबान से निकल गया कि मीडिया भी सब झूठ बोलता है और दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उसमें फिर एक और जर्नलिस्ट ने कहा कि जी मीडिया अगर झूठ बोलता है तो कौन लोग हैं जिनके नाम आप बता दें। तो फिर कल उन्होंने शायद फिर कहा कि उनकी ज़बान से निकल गया, इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी ये। मीडिया कोई सारा सच बोलता है मतलब बाहर मैं भी कहता हूँ मीडिया झूठ, अक्सर लोग हैं झूठ बोलते हैं मीडिया पे क्या, हर शोबा है ज़िंदगी में लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। झूठ ना बोलें तो फिर क्या बात है। आप हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में ये यकीन के साथ ये कह नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि हम हर बात जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं। कहीं ना कहीं झूठ बात मसाला लगाकर हम भी बात कर देते हैं। सही। कोशिश हमारी होती है कि हम सच बोलें कम से कम अपने प्रोग्राम में यहाँ पे, और लेकिन झूठ उस तरह नहीं बोलते, अल्लाह का करम है। इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग हैं जो कि बात इधर से उधर करते हैं। लेकिन सर तो उनको तनकीद का निशाना बनाने वाले जो सहाफ़ी हजरात हैं उनका कहना यह है कि जब आप नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो आप उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और अब आप इमरान खान के साथ आए हैं वो तो एक आप ये कह रहे पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है ना। पहली ठीक तो है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के थे तो उनको आप सपोर्ट करते थे या उनके साथ खड़े थे, अब इमरान खान आए हैं तो आप इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, या उससे पहले आसिफ जरदारी साहब से तो आप उनके साथ खड़े थे। वो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, एक आलिम है, उनका काम है तबलीग करना, लोगों को इंतज़ार करना।
तो ये जो है उनका काम सियासत नहीं है। अब ये अलग बात है कि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत जो सामने आती है वो बहुत उसमें गर्मजोशी पाई जाती है, इसलिए लोग मुख्तलिफ कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर वो हर एक के साथ, हर हुकूमत के साथ चलते हैं, तो अगर वो कोई सियासी फ़ायदा उससे नहीं उठा रहे तो फिर तो कोई इसमें कोई मजाका नहीं है। सही। लेकिन अगर खुदा ना खासा वो कोई सियासी कोई और फ़ायदे उठा रहे हैं तो फिर उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ऐसी कोई बात है कि नहीं। तो अच्छा, इसलिए एक और भी सर वो प्रॉब्लम बीच में सामने आया मौलाना तारिक जमील साहब का कि उन्होंने कुछ इस तरह का जिक्र किया कि ये ख़वातीन के लिबास वगैरह की वजह से आती हैं, तो वो इस बात पे भी हमने देखा कि शरीम ज़ारी साहिबा का भी कुछ ट्वीट अच्छा वो उन्होंने किया था। अच्छा मुझे नहीं मालूम और कि उनकी उन्होंने जो कहा था कि साहबजादी जो हाफ स्लीव पहनती हैं या स्लीवलेस ड्रेस पहनती कुछ इस हैं, तरह की बयान था जिसके ऊपर शरीम मिजारी साहिबा की जो साहबजादी हैं उनका भी ट्वीट आया और फिर शरीम मिजारी साहिबा का भी ट्वीट आ गया कि इस तरह की बातें जो है वो खैर अब मुनासिब ये नहीं बात मुझे मैंने देखा चूंकि नहीं है तो इस पे इसलिए तक श्री मज़ारी का मैंने ट्वीट अलबत्ता ज़रूर देखा है, सही। लेकिन उससे पहले जो किसी जिन साहब ने, मुझे नहीं मालूम था कि मौलाना तारिक जमील ने ये बात की है। अब उनका अपना एक उनकी नज़रिया साहबजादी है, जो है वो रिलेट करिए मौलाना तारिक जमील साहब से। तो अब आई डू नॉट नो, उनका अपना एक मामला है। मौलाना तारिक जमील साहब की अपनी एक सोच भी है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल इस पे और क्या तबसरा करें। आजकल सही। वैसे भी रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें हम सब कुरान समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो हमारा दीन है उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तौर पे एफर्ट तो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स में कुछ ख़राबियाँ हैं या दीन से मुताबिकत नहीं रखते, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। श्री मज़ारी साहब की भी अगर कुछ इस्लाम के या दीन के मामले में गलत फहमी, उन्होंने दीन के हवाले से शायद बात नहीं, कोरोना वायरस के हवाले से बात की होगी तारिक जमील साहब ने, सही। कि उसकी वजह से ये फैल रहा है या उसकी ये भी एक वजह हो सकती है। ऐसी बातें वल्लाह करनी आलम। नहीं चाहिए। जी। बहरहाल मेरा अपने हिसाब से, मैं अगर हूँ तो ऐसी बातें करूँ नहीं। अगर किसी को स्लीवलेस पहनना है या स्लीवलेस कोई ऐसा लिबास है जो इस्लाम की हिदायत के मुताबिक उस नहीं रखता, तो उसको आप खुल के बात करें। उसको कोरोना वायरस से या किसी और चीज़ से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। सही। तो बहरहाल ये मौलाना तारिक जमील साहब का भी हमने कहा कि मैं उन्होंने कहा या जिस भी मौलाना साहब जिस ने मौलाना कहा ने भी वो कहा। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि मौलाना साहब को हम इस हद तक अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि उन्होंने पब्लिक में आकर माफ़ी मांग माफी ली, मांगी। तो बात ख़त्म हो गई। जब इंसान माफ़ी अपनी गलती की मान लेता है तो बात ख़त्म हो जाती है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़े बड़े दयानतदार, अमानतदार और सहाफ़ी हजरात हैं जो इन पे तनकीद कर रहे थे। सहाफ़ी ख़वातीन और हज़रात हैं, जी। वो भी ज़रा आप थोड़ा सा मामले को बस ठंडा कर देंगे। अब उस पर अपनी जो शोहरत बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है सही। कि अब उसको मतलब उसके पीछे ही लग जाए मौलाना साहब के, तो ये भी बड़ी ज़्यादती होगी। अच्छा दूसरी तरफ आज थोड़ा सा कश्मीर को भी याद कर लेते हैं हम, हर क्योंकि कश्मीर बेचारा देखिए ना, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कितने दिन हो गए हैं, 260 दिन के तकरीबन होने को आ गए हैं और हालात वही हैं। कोरोना वायरस की वजह से वो कि पहले भी कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करता था, वहाँ जो ब्लैक आउट था कम्युनिकेशन या लॉकडाउन था, कोई भी उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा तवज्जो उस पर नहीं थी। तो कोरोना वायरस की वजह से तो बिल्कुल तवज्जो हट गई है वहाँ लेकिन से। सर हमने एक और चीज़ देखी है कोरोना वायरस के आने से, ये हुआ है कि गल्फ कंट्रीज़ के कुछ जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है कश्मीर के मामले में। अच्छा मुझे यार थोड़ा सा वो अब क्या चीज़ है, असल कहानी वो है क्या, मुझे उसके बारे में नहीं इल्म, लेकिन आज या कल एक वो यूएई की एक प्रिंसेस हैं, उन्होंने कहा कि कोई फेक अकाउंट चल रहा है, नहीं मालूम वल्लाह नहीं, आलम। एक दो तीन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो कि होंगे, ये चीज़ यकीनन होंगे, उनको भी कंसर्न तो होगा ना। वो एक देखे ना, दीनी एतबार से तो हम एक साथ हैं ना, तो एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान अगर दुख में है तो तकलीफ तो होती है, तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ हकीकत तो है। कुछ लोग उस पर इजहार भी कर रहे होंगे, भरमी का इजहार भी कर रहे इसलिए होंगे। भी हो सकता है सर कि गल्फ कंट्रीज के, क्योंकि भारत के साथ बहुत ज़्यादा ताजर मतलब वो तिजारत के ताल्लुकात हैं, तो अब क्योंकि तिजारत हो नहीं रही तो अब शायद आंखें खुल गई शायद देखिए, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है मेरे ख्याल में इस बारे में, क्योंकि बहुत भारत के लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैं गल्फ कंट्रीज़ में, बल्कि तो तिजारत भी बहुत ज़्यादा है, ट्रेड, तो इस वजह से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल कश्मीर के लोग तो हैं जो वो तो सफ़र कर रहे हैं, और अब क्या किया जाए कि दुनिया उस पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की तवज्जो भी अब हटी गई है तकरीबन, क्योंकि हम अपने मामलात में इस कदर उलझ गए हैं, या कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब एक वबा फैल गई है, तो उसे डील तो करना है। तो इसलिए कश्मीर का भी जो मामला है वो थोड़ा सा पसे पर्दा चला गया है, लेकिन हमें कश्मीरियों को हमें बताना चाहते हैं कि आप हमें याद हैं, हम आपको भूले नहीं हैं,
और हम आपकी जो तकालीफ हैं उनको भी समझते हैं और उसका एहसास भी रखते हैं। बस दुआ करें कि जल्द ये कोरोना वायरस ख़त्म हो, ताकि जो आपकी सूरत हाल है उस पर दुनिया की तवज्जो, हम कुछ सफारतकारी करके दुनिया की तवज्जो उस पर ला सके। गो कि मुश्किल काम हो गया है अब इस सारी दुनिया के लिए, लेकिन बहरहाल ये मामला है जो कि तवज्जो तलब है। दूसरी तरफ आज मैं कोई टीवी में एक दो चैनल्स पे रिपोर्ट देख रहा था कि लाहौर, पेशावर और कुछ जो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि लॉकडाउन अब बराए नाम ही रह गया है। फैसलाबाद में, लाहौर में फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले हुए हैं सैर तफरी के लिए। तो समर वेकेशंस चल रही हैं, मुफ्त छुट्टियां मिल गई हैं लोगों को और मामला चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को बताने की ज़रूरत है। आज बल्कि डॉक्टर जावेद अकरम है पेशावर में, उनका इंतकाल हो गया कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करते करते, वो शहीद हो गए। मेंबर कौमी असम्बली जो हैं अरगज़ई साहब, उनको हो गया है। तो मुआविन खसूसी हैं एक, उनको हो गया है। बिल्कुल, तो एक दिन में पिछले 24 घंटों में 16 अफराद जा भाग हुए हैं। ठीक है, तो ये तशवीशनाक है। और ये केपीके के लोग हैं। हाँ, और तो लोगों को अब थोड़ा बहुत एहतियात करनी चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कैजुअलनेस का, कि हर बात को मजाक में उड़ा देने वाली है, ये बात नहीं है। खुदारा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जो भी हुकूमत की हिदायत है उन पर अमल कीजिए। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आपकी अपनी बेहतरी है, आपकी अपनी फैमिली के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी हिफाजी तदाबीर हैं उन पर अमल करें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कल्चर है नहीं, हम 2 हफ्ते से, हम कल भी जिक्र कर रहे थे, 2-3 हफ्ते गुजारे, बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें घर में बैठना। हालांकि घर में बैठना भी अच्छी चीज़ है, कोई तामीरी काम, कुछ पढ़ना लिखना। जब ऑफिस जाना होता है तब हम चाहते हैं कि हमें घर में छुट्टियां मिलती रहें और हम घर बैठ जाएं। तो अब हमें जब ये कोरोना वायरस खत्म होगा तो फिर 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी ताकि हम घर में गुजारें आराम से। क्योंकि अभी तो हम कोरोना वायरस के डर से घर में बैठे हैं ना, तो वो खौफ तारी है। तो अभी हम रिलैक्स होकर घर में नहीं बैठे हुए, तो फिर हमें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी ताकि हम रिलैक्स होकर घर में तशरीफ रखें। तो सर, ये जो डॉक्टर हजरात हैं, वो किसी तरह की स्ट्राइक पे भी जाने वाले हैं क्या? यार उनको देखें, अगर ये लोग ताउन नहीं कर रहे, हुकूमत उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दे रही, उनको जो वेंटिलेटर्स नहीं दे रही, तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? अपनी वो जानों पे ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, इंसानियत की खिदमत का वक्त भी यही है। लेकिन हुकूमत जब उनको वो इक्विपमेंट नहीं दे रही जो ज़रूरत है उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर वो क्या करें बेचारे? तो उनकी भी बहरहाल ज़िंदगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट अहम ज़िंदगी है उनकी, कोई आम बात तो नहीं है ना। एक डॉक्टर का मर जाना जो मरीज़ों का इलाज कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेशो डॉक्टर टू पीपल बहुत ज़्यादा, गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 800-1000 लोगों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि डॉक्टर्स पे कितना प्रेशर इस वक्त होगा। तो ये हुकूमत को चाहिए कि उनकी जो भी डिमांड हैं या जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। अच्छा, मैं 21 अप्रैल को मुझे भी एक हमारे कोरोना वायरस की हम कल भी बात कर रहे थे कि उससे कितने सिवियर ग्लोबल इम्प्लिकेशंस हैं। बिल्कुल। 21 तारीख को इस महीने की जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूएन का, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड बीसले, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक एड्रेस किया है ऑनलाइन, ये सारा मामला जो वर्चुअल हुआ, उसमें उन्होंने बड़ी क्या कहना चाहिए कि ऐसी तस्वीर खींची है आने वाले महीनों में कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि इस वक्त 36 ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिनके पास, मतलब ये है, आप यूँ कह लीजिए कि या 10 ममालिक ऐसे हैं ख़ास तौर पे अफ्रीका में जिनके पास 1 वेंटिलेटर भी नहीं है। ठीक है। 10 अफ्रीका में ऐसे ममालिक हैं जिनके पास 1 वेंटिलेटर भी नहीं है। और उनके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 3 बिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास घर के अंदर जो हम कहते हैं ना कि हैंड वॉश करें, वो फैसिलिटी नहीं है। 3 अरब लोग। ठीक है। 3 अरब लोग, ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ी फिगर है कि लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, ना पानी है। अगर 7 अरब आप दुनिया का लगा लें, 7 अरब की दुनिया है, तो इसमें से 3 अरब लोगों के पास हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है घर में, उनको बाहर जाना पड़ता है कहीं हाथ धोने के लिए भी। तो ये भी सामने रखिए। मेरे ख्याल में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद मेरा इस रिपोर्ट में बात करना चाहते हैं, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है।
नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0512726505। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी एक आलमी रिपोर्ट के बारे में जिसके मुताबिक लोगों के पास हाथ धोने के लिए पानी और हैंड सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 अरब लोगों के 3 पास। अरब लोगों के पास। अच्छा, उसी जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने ये भी बताया कि अगले इस साल के आखिर तक इस वक्त तकरीबन 850 मिलियन से ज़्यादा लोग रात का खाना खाए बगैर सोते हैं। ठीक है। 850 मिलियन से ज़्यादा। कोरोना वायरस की वजह से एक जो है स्टारवेशन का ख़तरा बढ़ रहा है। तकरीबन 260 मिलियन मज़ीद लोग इस साल के आखिर तक स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। मतलब फूड का जो खुराक का इशू है इतना सीरियस हो सकता है। तो ये भी देखिए, अब 1 बिलियन के करीब लोग, इसका मतलब ये बल्कि ज़्यादा, जिनको कहत साली का शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चूँकि हेल्थ सिस्टम्स उस तरह नहीं हैं, वीक हैं, तो प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा हैं। लेकिन एक एडवांटेज उनको ये ज़रूर है कि बहुत से ममालिक में, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान को ले लीजिए, भारत को ले लीजिए, जहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन है, जो 65 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी तादाद कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज। मिसाल के तौर पर अगर इटली में 23% जो लोग हैं वो 65 साल से ज़्यादा हैं, तो इंडिया में उनकी तादाद 6% है। ठीक है। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन लगभग यही फिगर बनती है, 7-8%। तो हमारे यहाँ इसलिए अमवात का वो जो रेशो वो कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। इसलिए हमने देखा कि अमेरिका में तकरीबन उधर भी 16 या 18% के जो लोग हैं वहाँ पे इस उम्र के इस हिस्से में आते हैं। लेकिन अमेरिका का एक और इशू भी है कि वहाँ ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। लोग ज़रा जिस्मानी तौर पे भारी हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, तो ये भी एक इशू उसमें है। ठीक है। तो ये कहने का जो मकसद ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक एडवांटेज ये ज़रूर है कि जहाँ पे उनका हेल्थ सिस्टम बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम बेहतर है। इम्यून सिस्टम क्योंकि हम हर गंदा चीज़ खा लेते हैं। बल्कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, एक चल भी रहा था सोशल मीडिया पे, एक बात चल रही थी कि अब अमरीकियों को भी सोचना चाहिए कि अपने जो मिर्चें हैं उसके अंदर पिसी हुई ईंटें मिलाएं, पत्ती के अंदर चने डालें और ये सब चीजें करके ना तो अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड करें। ये वैसे मजाक है, मजाक ये ना हो गया कल लोग आप कर रहे हो, ये प्लीज ये मजाक है। तो ये जो है इसकी वजह से जो मामला है वो डेवलपिंग कंट्री से कदरे हक में जाता है कि यहाँ पे उस तरह अमवात होने का कम ख़तरा है जो कि हमें मगरबी दुनिया में मिलता है। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला बस अपना करम रखे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं, यकीनी तौर पे कतई तौर पे कुछ नहीं कह सकता। सही है। लेकिन हम बात फिर वही करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब ये जवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाहर निकल आना चाहिए कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है तो हमें इससे बॉदर नहीं करते। तो ये थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। आप थोड़ा सा, हम चूँकि वक्त हमारे थोड़ी सी मुल्क की सियासत के बारे में अगर बात कर ली जाए कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका जो नुक्ता नज़र था वो तो कुछ इस तरह से फ्लॉप हुआ है। सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज शरीफ चाहती हैं कि जो पार्टी सदर हैं वो बदल जाएं। तो शेख रशीद ने कहा है ना जी, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पार्टी सदर बन जाए। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? शेख रशीद साहब को देखिए ना हर रोज, लेकिन सर वो बात जब करते हैं वो बाद में सच्ची निकल आती है। मुझे तो आज तक उनकी बात, वो कुर्बानी तक, ईद तक कुर्बानी हो जाएगी, हजारों उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं जो आज तक पूरी हमें तो नजर नहीं आई क्यों, ठीक है, कि इस महीने में ही हो जाएगा और इस साल ही हो जाएगा। वो बातें बस, मतलब पार्टी सदर शहबाज शरीफ ही रहने वाले। देखिए पहले हमने तो पहले ही शेख रशीद साहब से बहुत पहले हमने कह दिया था, बल्कि हम डिस्कस भी कई बार हम कर चुके हैं कि PMLN शहबाज शरीफ पॉलिटिकली, बल्कि मैंने एक दफ़ा कहीं कहा भी था कि शहबाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल अब कोई नहीं है, रास्ते महदूद हैं उनके। हाँ उनके, और वो खुद भी अब सियासत से आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ होना चाहते हैं। ठीक है। हमने एक दफ़ा कहा भी था कि उनकी अपनी भी अब ख्वाहिश यही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पार्टी का सदर नहीं बनना,
रेजिस्टेंस है, उन्होंने कभी वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब ये जो मामला है ना, ये जाएगा, मरियम नवाज सफदर जो हैं वही अब कंट्रोल करेंगी ठीक है। इस सारी पार्टी को बुनियादी तौर पे। अगर 7 साल अगर जो उनकी कन्विक्शन है वो रिवोक हो जाती है, फिर तो बल्ले ही बल्ले है मरियम साहिबा की। अगर वो नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए अब शायद हकान अब्बासी भी नैब की उसमें हैं, मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन लोगों का ख्याल ये है कि वो एक्विट हो जाएंगे, उनकी कन्विक्शन नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये है कि चूँकि वो वज़ीर आज़म पहले भी रहे हैं और उन्होंने अपनी वफादारियाँ बड़े अच्छे तरीके से निभाई भी हैं, कायदे मुस्लिम जो PMLN है, और मरियम साहिबा के पास साथ भी एक करीब फील करती हैं और उन पर एतमाद भी है, तो इसलिए वो मौजूद शख्स होंगे। तो हमने तो ये बहुत पहले कह दिया था शेख रशीद साहब को, अब ख्याल आया है शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन ये बात ठीक है एक लिहाज से कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि ख़ुद भी अलील हैं, उनको बीमार प्रॉब्लम्स तो हैं और वो उस तरह एक्टिव सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और साथ ये बात भी सच है कि उनके अपनी भतीजी के साथ नहीं बनती। ये तो बात बड़े अरसे से दुरुस्त है, बनती इस सेंस में है, मतलब देखिए ना, ये ख़ानदानी इक़दार होती हैं, वो ख़ानदानी इक़दार तो वो रखते हैं ये लोग, मियाँ जो फैमिली है, मतलब उसको ज़ाहिर नहीं होने देते। और बात ठीक भी है, होना भी नहीं चाहिए। अगर घर की बात है तो घर में रहे तो बेहतर है। लेकिन जिस तरह होता है आम फैमिलीज़ में, कज़न्स आपस में उनकी बातचीत नहीं होती, सुबह शाम लड़ाई मार कुटाई रहती है, तो उनके यहाँ भी यही है। वो भी इंसान ही है ना, कोई ऊपर से फरिश्ते थोड़ी आए हुए हैं। तो उनके यहाँ भी ये एक किस्म का एक दौड़ चलती होगी कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं। अब हमजा शरीफ ने शहबाज ने बहुत कोशिश की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की, जब चीफ मिनिस्टर से शहबाज साहब, लेकिन उनको उस तरह कामयाबी नहीं हुई। उनकी पर्सनैलिटी में वो एक कैरिज्मा नहीं है जो लोग देखना चाहते हैं, जो कि उनको नवाज शरीफ में नज़र आता है, शहबाज शरीफ में नज़र नहीं आता। हालांकि अगर आप शहबाज शरीफ की तकारीर सुने तो वो जब अपना हाथ हिलाते हैं बाजू और जो माइक आगे पीछे कर देते हैं और जो शेर व शायरी करते हैं, तो उनकी तकारीर से तो शहबाज शरीफ को ज़्यादा पॉपुलर लीडर होना चाहिए। लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों को या जो PMLN के सपोर्टर्स हैं उनको नवाज शरीफ में ज़्यादा अपनाइयत नज़र आती है या उनमें ज़्यादा कैरिस्मा नज़र आता है। इसी तरह मरियम का भी इशू है और लोग ये समझते हैं कि जो PMLN के सपोर्टर्स हैं कि अब प्राय जो है PMLN की क़यादत उन्हीं को लेनी चाहिए। अब वो एक कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि वो अब इस वक्त वो सामने आकर क़यादत नहीं संभाल सकती। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में रहते हुए मरियम ही इस पार्टी को पीछे से चला रही हैं, और उसमें यकीनन टेंशन होती होगी चचा भतीजी में और कज़न्स में आपस में, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। देखना ये है कि आखिर में कामयाब कौन होता है। बहरहाल ये मैं तो इस बात से बड़े अरसे से यही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का अपना भी इंटरेस्ट अब खत्म हो गया है, इतना उस तरह उस लेवल पे नहीं रहा। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो विड्रॉ कर लेंगे। अगर नैब से बच गए, नैब से ना बचे तो फिर तो अंदर हो जाएंगे ना, फिर तो कन्विक्शन हो जाएगी, जो भी होगा सो होगा। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि नैब ने आज तक जितने भी लोग हैं उनमें से किसी से कुछ रिकवर करवाया भी है? रिकवर किया है, मतलब लेकिन मतलब 10 अरब रुपया अगर रिकवर कर लिया है तो क्या क़यामत ढा दी है, इतना तो उन पे खर्च हो गया होगा जो उनको लेके आने के प्रोटोकॉल्स वगैरह। तो इस वजह से नैब की जो कारकर्दगी है कोई इतनी इत्मीनान बख्श भी नहीं है, और वो लोगों को उनके नाम भी डिस्क्लोज कर देते हैं, लोगों को हिरासतें भी रखते हैं 6-6 महीने, फिर निकलता कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी एग्जाम्पल्स अभी और आएंगी ना। अगर देखिए, हम तो चाहते हैं कि नैब कामयाब हो और ये जो शिक है ना प्री बारगेनिंग वाली, इसको निकाल देना चाहिए कि आप करोड़ रुपया गबन करें और 10 लाख रुपए दे के जान छुड़ा दें। तो फवाद चौधरी साहब का क्या होगा? वो भी अभी देखिए बाहर आ गए हैं ना जमानत पे। आहत चीमा भी अब थोड़े अरसे बाद आ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना कि ये कानून होना चाहिए। फवाद हसन फवाद की बात में नहीं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब तो खैर बहुत। सर, जो नैब है उसके रडार पे कुछ हुकूमती अरकान आने वाले हैं जल्द? क्या मतलब? नैब के रडार पे जो हुकूमती अरकान हैं जिनके बारे में प्रीवियसली कुछ करप्शंस हैं वो आने वाले हैं। अलीम खान तो थे ना, अलीम खान भी थे और भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो तो बाइज्जत बरी हो गए। मतलब बाइज्जत बने, बरी नहीं हुए, अभी जमानत बाहर है, केसेस उनके चल रहे हैं। अभी क्या होता है आगे, मामला किस तरह चलते हैं, हू नोज। अब इलेक्शंस आगे आएंगे, उसके बाद फिर देखिए काया पलट जाती है। असद उमर साहब पे से कुछ केसेस थे रियली? अच्छा, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। असद उमर साहब पर एंगरो के बारे में कुछ केसेस थे शायद, तो क्या सुना था, लेकिन केसेस कोई बने नहीं। मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म के केसेस
केसेस होंगे, आई डोंट नो। बन भी नहीं सकते, बन भी नहीं सकते क्योंकि हुकूमत में अब फिलहाल तो बन भी नहीं सकते। या देखिए नैब में अगर इतना जोर है तो अब अफगानिस्तान में थोड़ी सी जल्दी से बात जी कर लें। अफगान कितना वक्त हमारे पास है कोई मालूम नहीं है हमें। तो अफगानिस्तान में बुनियादी तौर पे जो अशरफ गनी की हुकूमत है, क्योंकि वहाँ भी तो दो हुकूमतें हैं, 3 हुकूमतें हैं जी, मैं तो अच्छा, कहता हूँ तीसरी, एक तो ठीक है, अब्दुल्ला की है, अशरफ गनी की, और एक तालिबान की है। ठीक है, तो अशरफ गनी की जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि जी रमज़ान का मुबारक महीना है तो इसमें सीज़ फायर का ऐलान करते हैं। तो उन्होंने तालिबान को पेशकश की, तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया कल, ठीक है, और कि जी हमने तो सीज़ फायर नहीं करनी है आपके साथ, क्योंकि हम तो आपको हुकूमत मानते ही नहीं है, आप तो गासिब हैं, आप पपट हैं, आप तो अमेरिका की जो है ग़ुलामी में हैं, तो आपसे हमने क्या सीज़ फायर करनी है। वहाँ जहाँ तक ताल्लुक़ है कैदियों का, वो भी मामला कुछ कदर रुक गया है, ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो ही रहा है, लेकिन उस पर उस तरह तेज़ रफ्तारी से काम नहीं हुआ जो लोग तवक्को रख रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस से सारी अटेंशन जो है वो जिस तरह कश्मीर से तवज्जो हट गई है, इस तरह अफगानिस्तान से भी कुछ तवज्जो हट गई है। ठीक है, दूसरी तरफ भारत में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसी कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि अगर तालिबान की हुकूमत आ गई तो वो किसी भी ऐसे दहशतगर्द ग्रुप को भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होने देगा। अच्छा, तो ये बड़ा, इसको लेकर भारत के मीडिया में बड़ी हलचल सी है कि तालिबान ने एक किस्म का हाथ आगे किया है, भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है कि आप जो अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, आप छोड़िए, आप हमारे साथ बात कीजिए, हम आपके जो है मामलात हैं उनको भी देखेंगे। तो ये एक ख़बर है जो कि इम्पॉर्टेंट ख़बर है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी। उसका भारत में कुछ लोग रिएक्शन ये दे रहे हैं कि हमें तालिबान के साथ जो है इतना ज़्यादा नत्थी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर असर हैं, और पाकिस्तान कभी भी तालिबान को बकौल भारत के मीडिया के इजाज़त नहीं देगा कि वो भारत के मफादात को प्रोटेक्ट करे, बल्कि वो तो हमारे मफादात के ख़िलाफ़ काम करेगा। इसलिए भारत की हुकूमत को ये चाहिए कि वो जो अशरफ गनी है, जो इस वक्त का सेटअप है, डिस्पेंसेशन है, उन्हीं को सपोर्ट करते रहें। अब आगे क्या हालात होते हैं, बुनियादी तौर पे तो सारी चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से रुक सी गई हैं लगता है, जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अब दूसरी वेव आने का भी लोग ख़तरे का इजहार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूरोप में, और उसके लिए लोगों ने भी तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं, एक दूसरी वेव भी आ सकती है। अभी तक चाइना में कम से कम पिछले 10 साल में एक भी हलाकत नहीं हुई 10 दिनों में, तो ये खुशाइन बात है कि चाइना ने जो भी मेजर्स लिए वो बड़े ज़बरदस्त लिए और बड़े स्ट्रिक्टली उनको परसू भी किया और लोगों ने उस पर अमल भी किया, जिसकी वजह से उन्होंने कंटेन किया। यही डॉक्टर्स हमारे जो PMA हैं वो भी आज उनके यही कह रहे थे कि खुदारा अगर आप इसी लॉकडाउन पे कुछ अरसे के लिए सही मानों पे अमल दरामद कर लेंगे तो कोरोना वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, या बहुत हद तक हम इस पर काबू पा लेंगे। मसला हमारा ये है कि हमने, जिस तरह कल भी हम जिक्र कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन, या ये दूसरा जो है QT है, क्या है, करंटीन, पता नहीं, ट्रेसिंग, कुछ मुझे देखे भूल गया, ट्रेसिंग, करंटीन और कुछ इस किस्म के है, कोई टर्म निकाली है इन्होंने नई। तो इस किस्म के जो मामलात हैं हुकूमत इन लफाजियों में हमें दे रही है, हमें उलझा रही है, और उससे पहले जो है ये भी मामला चल पड़ा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फ़र्क होता है, ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तो कल भी हम यही बातें कर रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली है इन्होंने और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। समझा तो दें कि है क्या यार, आप चाहते क्या हैं, मतलब स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है। ये भी एक बड़ा मसला है ना। जोसेफ नाइक बड़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, तो ये जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्होंने निकाली हैं, और अभी उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली है स्मार्ट पावर। तो अब हर चीज़ में स्मार्ट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट कर्फ्यू, तो जो स्मार्ट लग जाता है तो बात बड़ी स्मार्ट हो जाती है। तो लेकिन लोगों को कुछ पता है नहीं कि है क्या चीज़ बुनियादी तौर पर। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद ले सकेंगे आपकी लाइव कॉल्स।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं और आप हमें कॉल कर सकेंगे 0512726505 पर। सर, आप बात कर रहे थे जब हम ब्रेक में थे कि एक अहम शख्स को हटा दिया गया उसके अहदे से। वो आज़म सुलेमान साहब हमारे दोस्त हैं, ठीक है। बल्कि हमने जो है कहीं शायद नीपा भी पेशावर में एक साथ ही किया था। तो आज़म सुलेमान साहब पुराने आर्मी के ऑफिसर हैं, मेजर रिटायर हुए हैं। ठीक है। तो उनको नवंबर में बुज़दार साहब के कहने पे ही लगाया गया था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का। अब नवंबर का महीना है और आज ये अप्रैल में हम हैं, तो तकरीबन 5 महीने के बाद ही उनको हटा दिया गया और उनको वापस मरकज़ में बुला लिया गया है। ठीक है। अब ये भी जो और पिछले जब से 20 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है, ये चौथी बार हुआ है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नेंस के कितने सीरियस इश्यूज़ हैं। ठीक है। जब आप एक शख्स को कोई थोड़ा बहुत टाइम तो दीजिए ना, हर 4 महीने के बाद आप चीफ सेक्रेटरी अगर तब्दील करेंगे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी में कोई खराबी है, इसका मतलब है कि आप में कोई खराबी है। मतलब आप बुज़दार साहब को कह रहे हैं? बिल्कुल, कि आप किसी से काम ही नहीं ले सकते। मतलब आपके पास और हम क्या पेश करें तोहफे में आपको। आज़म सुलेमान जो कि एक नहायत ही मंशे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, अगर वो भी आपको पसंद नहीं है, उनके प्रीडिसेसर्स भी आपको पसंद नहीं थे, तो फिर जो है आपको क्या हम पेश करें। तो इससे मेरा तो आइडिया हमेशा ही होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी फॉरेन ऑफिस में भी एक कल्चर बड़ा था कि जिस मिशन में आप जाते थे सफ़ीर बन के, तो लोग अपने बंदे अपने साथ लेकर जाते हैं। अच्छा। कि जी उनके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे इससे बड़ी कोफ्त होती है इस मामले से कि आप अपनी एक टीम बनाएं। इसी वजह से हमारा जो सारा वर्किंग कल्चर है वो ख़राब हो गया, ब्यूरोक्रेसी की हद तक, और यही मेरिट की जो है ना असल बुनियादों को हिला देता है। आपकी अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो फिर आप लोगों से काम ले लेते हैं। आपको मालूम होता है कि ये शख्स क्या काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक सफारत खाने में पॉलिटिकल काम भी होता है, प्रोटोकॉल का काम भी होता है, कौंसलर वीज़ा वगैरह का काम भी होता है। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या काम, जो टीम आपके पास मौजूद है उसमें कौन शख्स बेहतर डिलीवर कहाँ पे कर सकता है। ठीक है। उस तरह आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है काम की वो उस तरह करते हैं। इसलिए उस्मान बुज़दार साहब को भी ये मालूम होना चाहिए कि हर 4 माह के बाद चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने से गवर्नेंस में कुछ बेहतरी नहीं आएगी। तो क्या बताइए किसी और का आइडिया हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बुज़दार साहब अपना कोई फैसला खुद तो कर नहीं पाते। नहीं, बुज़दार साहब ने हमें तो सर जो बताया गया वो यही है, ये जो खबरों में जो हमने सुना है लोगों से कि पिछले दिनों वो आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर से और उन्होंने रिक्वेस्ट की। ठीक है। 2 दिन पहले की बात है ये, और कि जी इनको चेंज करें। और आज़म सुलेमान को पता नहीं था, क्योंकि परसों रात 3 दिन पहले उन्होंने सुबह एक मीटिंग रखी हुई थी 9:30 बजे के करीब। तो रात को ये हुआ तो उनको पता चला, और वो तो मतलब उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि बुज़दार साहब पीछे ये कर रहे हैं उनके पीछे। अच्छा। तो अगर इतना ही मसला था तो एक तरीका होता है, सिविलाइज तरीका ये होता है कि आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, जो आपका राइट हैंड मैन है, आप उनका इज़हार आप उनसे शेयर करें, उनको बताएंगे जी मैं बस आपके साथ काम नहीं कर सकता, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो इस किस्म के जो फैसले हैं ना, ये हुकूमत की नाकामी को उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कोई कमाल नहीं है किसी पब्लिक सर्वेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। इसमें क्या कोई बहादुरी या कमाल की बात है। इसमें बुनियादी तौर पे आप खुद ही अपनी नाकामियाँ तस्लीम कर रहे हैं कि आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों से काम ले सकें या ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकें। तो आप हर 4 महीने के बाद अगर चीफ सेक्रेटरी इस तरह ही तब्दील करते रहे तो अल्लाह खैर करे पंजाब का। तो पंजाब इनके हाथ से निकल जाएगा, और ये जो है अगले इंतखाबात में आप देखेंगे क्या इनका हशर होता है अगर यही हालात रहे। क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है जो हालात चल रहे हैं पीटीआई से। आपको पीटीआई जो मतलब मामलात है ना, वो इतने अच्छे नहीं हैं बदकिस्मती के साथ। इसी वजह से आप देखिए कि लास्ट इलेक्शन में भी PMLN ने ठीक ठाक फाइट दी, और जो गैप था सीटों का बहुत कम था। अगर चौधरी बरादरान ना मिलते पीटीआई के साथ तो इनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल नेक्स्ट हो जाता। हुकूमत में क्या आपको लग रहा है कि चौधरी बरादरान दोबारा से आएंगे? क्योंकि चौधरी बरादरान के भी नाम हैं, अभी जो एक रिपोर्ट शाया हुई है। हाँ, उस रिपोर्ट के बारे में बताता चलूँ। अच्छा आपने याद दिला दिया कि उसने आज उसको 25 को कंप्लीट होना था ना, 25 अप्रैल को। तो वो अब हुआ ये कि उन्होंने जो
अपने हैं, क्या नाम है उनका, वाजिद साहब जी जो चेयरमैन है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि दरख्वास्त की हुकूमत से कि इनको 3 हफ्ते और दिए जाएं, सही। क्योंकि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो हुकूमत ने मेरे ख्याल में आज फैसला किया है कि इनको 2 हफ्ते मजीद देंगे। तो अभी 2 हफ्ते में और इंतज़ार करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था ये शुगर और वीट के मामले में। एक कॉलर है हमारे पास साथ मेरे ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, नो हेलो और यस हेलो। मेरे ख्याल में आज मेरे साथ लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आप नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0512726505। तो आज लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम अच्छा, है। तो बुनियादी तौर पे जो है मामला जो है अब 2 हफ्ते मजीद इल्तवा का शिकार हो गया है। लेकिन हमने इस पे एक पूरा प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा, और हमने यही कहा था कि जी असल देखना ये है कि कौन इस फैसले पे इन्फ्लुएंस किया है उस्मान बुज़दार पे। सही। और जबकि आपको मालूम था ख़ास तौर पे जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी है उसके देने में किसने, या तो शुगर मिल्स ने, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने इज्तिमाई तौर पे इन्फ्लुएंस किया है, जो कोई चंद अफराद हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है बुज़दार साहब को, फिर हुकूमत ने इजाज़त क्यों दी एक्सपोर्ट की। असद उमर साहब का भी ये नाम आ रहा है कि वो भी उस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर हैं। तो चीज़ें अभी खुल के सामने आनी है। मेरी वाजिद साहब से यही दरख्वास्त है कि आपने अभी तक तो जुर्रत का मुजाहरा किया है, खुदारा अब ये 2 हफ्ते जो आपको मजीद मिले हैं इसमें अपने जो किसी दबाव का शिकार मत हो दबाव का जाइएगा। शिकार मत हो जाइएगा, क्योंकि जब वक्त ज़्यादा मिलता है तो फिर होता यह है कि हम लोग फिर दबाव ज़्यादा पड़ता भी है ना, फिर हर तरह से आता है, क्योंकि टाइम मजीद मिल गया। हाँ, चेंज कर लें आप, बेहतर इसमें तो ये यही चेंज करें, वो चेंज बेहतर तो करें। यही होता कि ये 25 अप्रैल को कंप्लीट कर लेते अपनी रिपोर्ट। ठीक है। अब 2 हफ्ते जो मिले हैं तो लोगों को मजीद थोड़ा सा बातें करने का मौका मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कुछ हो गई है। तो ये कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था ये। ठीक है। लेकिन अब चले, उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दी, अब हो गया। लेकिन अब लोगों की थोड़ी बहुत एप्रीहेंशंस होंगी कि यार ये क्यों इन्होंने किया, या तो कुछ मामलात गड़बड़ हैं, हुकूमत ने खुद कोई प्रेशर डाला है। अब लोग बातें तो बहुत सी करेंगे, कहने को तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं ना, और हम तो बड़े इमेजिनेटिव लोग भी हैं, मुख्तलिफ थीरीज ही फिर निकालते हैं। तो ये वाजिद साहब के लिए, उनकी कमीशन की क्रेडिबिलिटी के लिए मुनासिब नहीं था कि वो मजीद वक्त मांगते। ठीक है। अच्छा, लाइव कॉलर एक आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। वज़ीर आला पंजाब जो है जी उस्मान जी बुज़दार जी साहब, जी फरमाइए। कि इनको बड़ी आस उम्मीद के साथ लाया गया था और कहा गया था कि ये वसीम अकरम प्लस हैं और ये इस तरह की परफॉर्मेंस शो करेंगे और इनकी कारकर्दगी जो है वो पिछले वज़राए आला जो है उनसे भी बेहतर होगी। तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो सामने एक तो उनकी नहीं आ रही। अभी कोरोना वाला इशू हुआ है या पिछले साल डेंगू वाला मामला हुआ था या कोई भी मामला होता है तो पंजाब हुकूमत उस तरह डिलीवर नहीं कर रही जिस तरह बाकी सिंध कर रही है। तो इस हवाले से ये जो आपका इसमें गिरामी क्या है? जी, मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, इमरान साहब, ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी बल्कि हम जिक्र ही कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब ही का कि वो जहांगीर तरीन साहब के दस्ते राज थे और उनको वही लेकर आए। ठीक है। उनका ख्याल लेकिन था। सर दूसरी तरफ तो लोगों का ख्याल था कि बुशरा मानिका साहिबा का ये था वो भी है, वो भी एक और एक और डिसीजन, एक और बात जो खबरों में चल रही है, ये भी कुछ लोग बात करते हैं कि बुशरा मानिका और जहांगीर तरीन साहब का आपस में कुछ है कुछ क्लैश हो गया है, बहुत पहले से था। अच्छा, अब उसकी मुख्तलिफ थीरीज क्या, कौन किसके साथ आया है? अब देखिए, जहांगीर तरीन को ये सूट करता था कि एक कमजोर वीक पॉलिटिशियन वहां पे हो जिसका इतना ज्यादा क्लाउड ना हो, क्योंकि वहां पे मामला जहांगीर तरीन और महमूद कुरैशी के दरमियान चल रहा था। आपको याद होगा कि जब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन थे उसमें जहांगीर तरीन ने पैसा इन्वेस्ट किया कि शाह महमूद कुरैशी को वहां पे शिकस्त हो अपने हल्के में, और उनको शिकस्त हुई। प्रोविंशियल असेंबली किसी महमूद कुरैशी साहब नहीं जीत सके, इसलिए क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब और ये दूसरे ग्रुप में थे, और चूंकि ये उस वक्त बड़ा इन्वेस्ट भी कर रहे थे पीएम में, तो ये बड़े करीब भी थे पीएम के, इमरान खान साहब के कैंपेन सारी। एक और कॉलर है सर। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम है, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। जी फरमाइए फरमाइए। सर ये मैंने आपसे पूछना था कि ये जो हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जो भी जारी नहीं किया कि भी जो किराए हैं
उसको छोड़ा जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तो कह दिया कि किरायों के बारे में थोड़ा सा रियायत किया जाए। तो इसके बारे में कोई आप बताएंगे? कोई कौन से कराए? कौन से कराए? आपका नाम क्या? आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मेरा नाम मुख्तार है, मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ। किन किरायों की बात कर रहे हैं? अपने मालिक मतलब घरों की किराए की? जी घरों की। अच्छा, और ये ओके मैं अच्छा मकान जो है लोग रेंट पे ले रहे हैं। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अब एक मालिक के मकान है, उसकी भी रोजी अगर उस किराए से है तो वो किस तरह करेगा? बिल्कुल यही तो इसके मुख्तलिफ मतलब पहलू हैं ना। किराएदार को ठीक है, इस वक्त मुश्किल है। अगर कोई ऐसा किराएदार है जो कि डेली वेजर है, वो बाहर नहीं जा सकता, तो उसके लिए किराया, मैं अपने कुछ लोगों को जानता हूँ जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, किराए के घरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, उनके लिए किराया देना ही बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक मालिक के मकान है जिसने अपना एक घर किराए पे दिया हुआ, उसकी भी आमदनी सिर्फ वही किराया ही है, वो भी कोई बहुत बड़ा जागीरदार या सनतकार नहीं है, तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी अगर उसको वो किराया न मिले। तो ये इसको हुकूमत को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये मसाइल हैं, और इसीलिए मुश्किल वक्त आने वाले हैं। अभी तो देखिए, मैं इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, अभी कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स का बुरा हाल हो गया है। आज फिरदौस हाशकवान साहब ने फिर कहा है कि हुकूमत को कोरोना के साथ साथ जो मुआशी दबाव तो बहुत है, रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2% से भी कम होकर 1.34% पे आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो मसाइल तो आगे बहुत आने वाले हैं। इसीलिए आवाम को चाहिए, हमारी दरख्वास्त आवाम से यही है कि थोड़ा सा 2-3 हफ्ते सीरियस हो जाएं इसको, ताकि इसको हम इससे निपट लें, इस मामले खत्म हो जाए और हम सब आराम से बाहर निकल क्योंकि जितना आप इसको कैजुअल लेंगे उतना ये प्रोलॉन्ग होगा उसी हिसाब से। इसको प्रोलॉन्ग हमने नहीं करना, कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हमने ख़त्म करना है। 2-3 हफ्ते की मज़ीद तकालीफ आप बर्दाश्त कर लें, हिम्मत थोड़ी सी दिखा दें, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप इस वक्त घबरा के और उलझ के और हुकूमत एक किस्म की अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बाहर निकलेंगे, तो ये खुदा ना खास्ता प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और आपके लिए मजीद परेशानियां बढ़ सकती हैं हम सब के लिए। एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। अच्छा वासिफ साहब, मैंने ये कहना है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का जो ये अब नया किस्सा छिड़ गया है, वो शहबाज शरीफ बेहतर है। मरियम नवाज को क्या अंदाजा कि भी अब्बासी ज्यादा बेहतर है या शहबाज शरीफ है? नवाज शरीफ ने जो फैसला किया, खाकान अब्बासी तो अभी पीछे, ठीक है वो वजीर आजम रह चुके हैं, मगर शहबाज शरीफ ज्यादा बेहतर है और मरीम नवाज को सोचना चाहिए कि मेरे वालिद ने फैसला किया, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है, परवीन साहब हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हम इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि जो पार्टी की कमान है वो उनकी बेटी को जाए। सही। अब हमें नहीं मालूम कि बेहतर कौन है, शहबाज शरीफ साहब बेहतर हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बस अब एक सियासी करियर में एक होता है ना पीक, वो आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब वो हो रहा है, अब उसको रोक नहीं सकता कोई, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी संभालें नवाज शरीफ साहब, तो फिर शहबाज शरीफ साहब या परवीन साहब या अब्दुल बासित का किस खाते में हम। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बराए मेहरबानी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर मत निकलें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।